Welcome everybody to this new lecture of our paper number 3rd, Waves, Oscillations and Acoustics. And today we will discuss about a new concept which is vibrations of a strings. Vibrations of a string. Okay, string की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग को आप एक डोरी या फिर एक रस्सी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो उस डोरी में या उस रस्सी में किस तरह के वाइब्रेशंस होंगे, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, किस तरह से हम उनमें प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ पाएंगे, उसका वाइब्रेशंस के क्या पोजीशंस होंगी, वो सब यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ओके, so vibrations of a string is my topic of today's lecture, and let's start it. Okay, a string may be made to execute longitudinal, transverse and as well as torsional vibration. कोई भी अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, कोई डोरी है, कोई रस्सी है, उसमें आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस को भी जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप टॉरिजनल वाइब्रेशंस को भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ अपने आप को केवल ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस तक लिमिटेड रखेंगे। यानी जो हमारे पास जो केस है, हमारे सिलेबस में जो केस है, वो केवल वाइब्रेशन और ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग, ये वाला टॉपिक हमें इंक्लूड किया गया है। हालांकि स्ट्रिंग अगर आपके पास है, रस्सी आपके पास है, तो आप उसमें हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन भी जनरेट कर सकते हैं, आप उसमें वर्टिकल वाइब्रेशन भी जनरेट कर सकते हैं, टॉरिजनल वाइब्रेशन भी जनरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसमें वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में, जो डिस्टर्बेंस आप, क्योंकि वाइब्रेशन या वेव्स का जो सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ वेव है, वो है कि वेव जनरली एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम में आप अगर जनरेट करते हैं किसी मेथड से, तो वहाँ एक वेव डेफिनेटली जनरेट होगी। ओके, सो ए स्ट्रिंग मे बी मेड टू एग्जीक्यूट longitudinal, transverse as well as torsional vibration. Okay, we shall however limiting ourselves with only the transverse mode of vibration, this being the chief source of most musical sounds and hence the basic of musical instruments. Okay, now a transverse vibration in a string may be excited by plucking, by hammering or by blowing it. तो किसी भी तरह से प्लकिंग कीजिए, हैमरिंग कीजिए, ब्लोइंग कीजिए, तो जिस मेथड से भी आप वाइब्रेशन जनरेट करने चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन वाइब्रेशन कैसे हो? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि जो मीडियम के पार्टिकल हों वो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें। ऐसे वाइब्रेशंस को हम ट्रांसवर्स वाइब्रेशन से, और ये जो वेव प्रोपेगेट करती है मीडियम में, इस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ओके, सो दैट इज, सो ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, दैट इज माय टॉपिक। दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग एंड दिस इज अबाउट ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ओके, सो कंसिडर ए स्ट्रिंग ए बी, एक ए बी, अभी हम आगे फिगर देखेंगे। कंसिडर ए स्ट्रिंग ए बी प्लक्ड इन द मिडिल so that when left it itself begins vibrations. एक आगे हम फिगर देखने वाले हैं। इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो मिडिल में प्लक्ड किया गया है। मिडिल से पकड़ के आप उसे कह सकते हैं उठाया गया है। एक स्ट्रिंग है जो मिडिल से पकड़ के उठाया गया है, और जब इसको हम लेफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। Okay, consider a small element PQ of the string as shown in the figure. Okay, let T be the tension at point P, acts along the tangent PR and at Q along the tangent QT. This is my figure. This is my figure. Okay, this is my figure. Let me zoom it. Okay, this, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है
इस स्ट्रिंग को मैंने कहा है ए बी, इसकी ये लेंथ है स्ट्रिंग की ए बी, और ये यहाँ इस पॉइंट डी से ऊपर उठा के प्लकिंग किया गया है, यानी और जब इस पोजीशन से छोड़ा जाता है तो ये वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ। ओके, ये कंडीशन है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया है इस स्ट्रिंग का, जो अभी इस कंडीशन में है। इस स्ट्रिंग का जो अभी इस कंडीशन में, इसमें एक छोटा सा एक एलिमेंट है, इसको हमने नाम दिया है पी क्यू। तो अगर पॉइंट पी पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट है पी आर, और पॉइंट क्यू पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसको मैं एस नाम दे सकता हूं, पी क्यू, या फिर मैंने और कोई नाम दिया है, क्यू टी नाम दिया है। The tension T at P act along the tangent PR and at Q along the tangent QT. So this is my point T. This is my point T. Okay. So अगर P पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट है PR, और Q पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट है QT. ओके, अब देखिए आगे। The small element PQ of the string execute SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कर देता है। अंडर गोज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विच वेरीज विद द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट एज वेल एज विद टाइम। ओके, फ्रॉम पी एंड क्यू ड्रा पी एल एंड क्यू एम। व्हाट आर पी एल एंड क्यू एम? ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट पी से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसको मैंने कहा पी एल, और क्यू से एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन इस तरह की है कि ये जो मेरी इनिशियल पोजीशन थी स्ट्रिंग की, शुरू में स्ट्रिंग यहाँ था ए और बी के बीच में, बिल्कुल अपनी रेस्ट की पोजीशन में वो यहाँ रहा होगा। यहाँ से उसको मिडिल से पकड़ के उठाया, यहाँ लेके गए और यहाँ लाके छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ। तो मेरा जो ये लाइन पी एल है ये ए बी के पैरेलल है, और लाइन क्यू एम भी ए बी के parallel है। ओके, so from P and Q let us draw PL, this line PL, and QM, this line QM, respectively parallel to AB. Okay, respectively parallel to AB. This parallel to AB. So the component of tension T at point P R, देखिए ये मैंने इस लाइन को जब आगे बढ़ाता हूं मैं, ये जो टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ की थी P और R की तरफ से, इस लाइन को जब मैं यहाँ आगे बढ़ाता हूँ और इस स्ट्रिंग के पैरेलल इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, तो ये जो टेंजेंट इस लाइन को टच करते हैं, इस एंगल को मैंने कह दिया थीटा। और इसी तरह से ये जो Q को मिलाने वाली लाइन है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये इस ए बी वाली लाइन को टच करते इस एंगल को मैंने कहा है थीटा माइनस डी थीटा। ठीक है, जहां डी थीटा बहुत छोटा एंगल है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। और ये एंगल कितना होगा? डी थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और चूंकि ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इससे कोइंसाइड कर रही है, तो ये एंगल भी डेफिनेटली क्या होगा? थीटा। इसी तरह से ये जो QM वाली लाइन है इस AB वाली लाइन के पैरेलल है, और जो QT वाली लाइन का प्रोजेक्शन है अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो ये इस लाइन पर मिलता है, ये एंगल थीटा माइनस डी थीटा, तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा? थीटा माइनस डी थीटा होगा। ये तो एंगल के बारे में हो गया। अब मुझे पॉइंट P पर टेंशन के कंपोनेंट को रिजोल्व करना है। ओके, कंपोनेंट चाहिए मुझे टेंशन का, एक पॉइंट P पर और दूसरा कंपोनेंट चाहिए पॉइंट Q पर। ओके, द कंपोनेंट ऑफ द टेंशन T एट पॉइंट P क्या होगा? देखिए ये पॉइंट P है और इस पार्ट में PQ जो ये
एलिमेंट है इस स्ट्रिंग का, ये जो स्ट्रिंग है अभी इस पोजीशन में है जो ए बी, हालांकि इनिशियली मैं बता रहा हूँ आपको, इनिशियली ये इस पोजीशन में रहा होगा, यहाँ से इसे बीच में पकड़ के उठाया और पॉइंट के ऊपर जाके छोड़ दिया तो ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अब चूंकि टेंशन टी है इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में, टेंशन तो होगा ही। ओके, सो इस एलिमेंट में भी क्या होगा, टेंशन टी ही होगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो मैं पॉइंट पी पर टेंशन जो इस डायरेक्शन में अभी काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में अभी वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी वर्क कर रहा है, इस टेंशन को मैं इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में रिजोल्व करना चाहता हूं। तो आप देखिए, मान लीजिए ये अब एक छोटा सा ट्रायंगल मुझे यहाँ बन गया, पी क्यू और एल, पी क्यू एल, जिसका ये जो एंगल है एल, ये 90 डिग्री है। अब मैं फिर से आपको जूम करके इसको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर मैं टेंशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिवाइड करना चाहता हूँ। इस डायरेक्शन में, पी से क्यू की डायरेक्शन में टेंशन वर्क कर रही होगी, क्योंकि इस स्ट्रिंग में जो अभी इस पोजीशन में है, इसमें टोटल टेंशन है टी। तो जाहिर सी बात है कि जो एलिमेंट है इस पूरे स्ट्रिंग का, एक छोटा सा एलिमेंट है पी क्यू, इस भाग में भी, इस हिस्से में भी, इस पार्ट में भी जो टेंशन रही होगी वो टी ही रही होगी। तो आप ये मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पर इस टेंशन का, जो इस डायरेक्शन में अभी वर्क कर रही है, इस टेंशन के कंपोनेंट्स चाहिए। तो कंपोनेंट्स के लिए मैंने ये एंगल थीटा कंसीडर किया है और आपको बता भी दिया है कि किस तरह से थीटा कंसीडर किया है, और एक दूसरा एंगल है यहाँ थीटा माइनस डी थीटा, जो ये एंगल कंसीडर किया है थीटा माइनस डी थीटा। अब मुझे पॉइंट पी पर टेंशन के कंपोनेंट चाहिए, और याद रखिए कि टेंशन इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, टेंशन इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है। ओके, तो एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ बन जाता है मेरे पास, पी क्यू और एल, जिसका जो ये एंगल है एल, ये 90 डिग्री है। ये एंगल एल क्या है, 90 डिग्री है, और ये टी है। तो मुझे एक तो मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसमें मैं लगा देता हूं cos थीटा वाला फॉर्मूला। चूंकि ये एंगल थीटा है तो cos थीटा होगा क्या, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस हो गया इसका PL, और यही मुझे चाहिए, क्योंकि पॉइंट P पर जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, और पॉइंट P पर जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट हैगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। तो ये वाली डायरेक्शन मुझे देगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाली डायरेक्शन मुझे देगी वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट। तो आप इस ट्राइंगल को यूज कीजिए, PQL को, और PL की वैल्यू निकाल दीजिए। जो PL की वैल्यू होगी वही होगा पॉइंट P पर टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को यूज कर रहे हैं PQL, जिसका हाइपोटेन्यूज हमें पता है T है और ये एंगल पता है थीटा। तो मैं इसमें cos थीटा यूज कर रहा हूं, तो cos थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है PL, जो मुझे निकालना है, और हाइपोटेन्यूज कितना है PQ, जो मुझे पता है कि टेंशन है T। तो PL ओवर T इक्वल्स टू cos थीटा, या PL की वैल्यू आ गई T cos थीटा, यानी पॉइंट P पर टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना आ गया, T cos थीटा। अब पॉइंट P पर मुझे वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, किसके पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो ये पैरेलल है किसके, QL के। तो जो QL होगा उसको आप कंसीडर कर दीजिए, उसको कैलकुलेट कर दीजिए। QL अगर मुझे यहाँ से चाहिए तो मैं फिर से इस ट्राइंगल का यूज करता हूँ, PQL ट्राइंगल को यूज करता हूँ, और इस बार मैं इसमें से साइन थीटा कंसीडर करता हूँ। तो साइन थीटा आप जानते हैं कि लॉन्ग ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। सो लॉन्ग है यहाँ QL और हाइपोटेन्यूज है PQ। तो PQ का फिर से मुझे पता है T है, सो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा QL ओवर PQ, और PQ की वैल्यू है T। तो साइन थीटा हो गया QL ओवर T, यानी QL की वैल्यू आ गई मेरे पास T साइन थीटा, जो कि वर्टिकली इस पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा।
तो मेरे पास पॉइंट P पर टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा पॉइंट P पर, वो है T cos थीटा, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा वो है T sin थीटा। ठीक है, इसी तरह पॉइंट Q पर भी मुझे कंपोनेंट चाहिए, और फिर से मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, ये QTM, इसको मैं यहाँ ऐसे डाउनवर्ड ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो अब एंगल M है ये 90 डिग्री है, ये एंगल M अब 90 डिग्री है, और यहाँ जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, एंगल थीटा माइनस डी थीटा। तो बिल्कुल ये सिचुएशन होगी, बस एंगल का यहाँ केवल डिफरेंस है। तो जो QM का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कोस थीटा माइनस डी थीटा, और जो TM के पैरेलल यानी यहाँ जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा पॉइंट Q पर, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टेंशन का वो होगा T साइन थीटा माइनस डी थीटा, चूंकि एंगल इस बार क्या है, थीटा माइनस डी थीटा। इसीलिए कंक्लूसिवली मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट P पर जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है T cos थीटा, और पॉइंट P पर जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकली डाउनवर्ड आप इसे कह सकते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है, सो वो है T sin थीटा, और पॉइंट Q पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है T cos थीटा माइनस डी थीटा, और जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, T sin थीटा माइनस डी थीटा। याद रखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों एक डायरेक्शन में हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ओके, सो let us now discuss this figure mathematically. Okay, see here, let us discuss this figure mathematically now. Okay, this, so this is my, the component of tension T at point P is T cos theta acting horizontally direction, acting in the horizontal direction, T sin theta acting vertically downward. Okay, similarly the component of tension T at point Q are T cos theta minus d theta acting in the horizontal direction, and T sin theta minus d theta in the vertical upward direction. वही अभी हम ये चारों के चारों जो कंपोनेंट हैं इनको अभी डिस्कस करके आए हैं। एज थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा माइनस डी थीटा, ये मैंने बताया था आपको कि जो डी थीटा एंगल है वो बहुत छोटा एंगल, तो आप इस एंगल को और इस एंगल को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकते हैं। ये रीजन भी यहाँ दिया गया, एज डी थीटा इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि T cos थीटा बराबर होगा T cos थीटा माइनस डी थीटा, चूंकि थीटा और डी थीटा में थीटा माइनस डी थीटा भी वैसा ही है जैसा थीटा, यानी T cos थीटा बराबर हो गया T cos थीटा। आप सिंपली समझ सकते हैं इस बात को। सो T cos थीटा इज इक्वल्स टू T cos थीटा माइनस डी थीटा। हेंस द टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cancels each other as they act almost in the same line but in the opposite direction. Okay, hence the result of the force acting in the vertically downward, अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे हमारे वो तो हमारे पास कैंसिल हो गए, और वो तो कैंसिल हो गए। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है केवल उनमें डिफरेंस बचा है, और याद रखिए कि यहाँ इस पॉइंट P पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, और पॉइंट Q पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है। सो जो टोटल फोर्स होगा एक्टिंग, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग इज F, से F is equals to T sin theta, this is the vertically downward component, minus T sin theta minus d theta, the vertically upward component acting at point Q. आप याद रखिए कि ऐसा भी तो हो सकता था कि T sin थीटा माइनस डी थीटा में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते, नहीं, क्योंकि तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहे हैं। होना तो यही चाहते कि अपवर्ड में से हमें डाउनवर्ड को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन आप देखिए एंगल को, एंगल यहाँ है थीटा,
और यहाँ है थीटा माइनस समथिंग, यानी साइन में यहाँ एंगल इस एंगल की अपेक्षा कम है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो इस फिगर से ज्यादा होगा। हेंस दिस वैल्यू गिव्स मी द पॉजिटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू एफ द रिजल्टेंट फोर्स वर्किंग ऑन द स्ट्रिंग। सो टी साइन थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको यहाँ देखिए, साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। ओके, साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री से, तो वो होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, उसको हम खोल रहे हैं, यहाँ ए की जगह थीटा है और बी की जगह डी थीटा है, और माइनस साइन ये जो ये वाला जो माइनस साइन है इसका भी हम साथ साथ ध्यान रखेंगे। सो टी साइन थीटा इज एज इट इज, माइनस इज एज इट इज, और जब इसको हम खोलेंगे तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। टी साइन थीटा कोस डी थीटा प्लस टी कोस थीटा साइन डी थीटा, और इस माइनस की वजह से ये वाला जो माइनस है, जो एक्सपेंशन में माइनस आएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वो वाला माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। इस टी की भी साथ साथ हमने इसमें मल्टीप्लाई अंदर कर दी थी। एज डी थीटा इज वेरी स्मॉल, फिर से हम ये कंसिडरेशन लगा रहे हैं कि अगर डी थीटा बहुत छोटा है तो जो cos डी थीटा की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 1? क्योंकि आपको पता है कि cos 0 1 होता है, और हमने कहा डी थीटा बहुत छोटा है। बहुत छोटे का मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 है, तभी तो हमने ये रिजल्ट यहाँ से एक्वायर किया। ये रिजल्ट हमने क्यों यूज किया? ये वाला रिजल्ट, थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा माइनस डी थीटा, ये रिजल्ट हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमें पता है डी थीटा अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो तभी तो थीटा इक्वल्स टू होगा थीटा माइनस डी थीटा। इसी कारण ये जो कॉस डी थीटा की वैल्यू है, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली कितना कंसीडर कर लिया? 1 कंसीडर कर लिया। क्यों कंसीडर कर लिया? क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा है, और हम इसको बात को मान रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। और साइन डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी थीटा के उसी कंसीडरेशन से जिसमें हमने कहा है कि थीटा बहुत छोटा है। ठीक है, तो साइन डी थीटा हो गया डी थीटा के इक्वल। अब ये दोनों रिजल्ट यहां से उठाइए, और ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, एफ इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा कोस डी थीटा टी कोस थीटा साइन डी थीटा, इस वाली इक्वेशन में हम वापस इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, और यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा, द फर्स्ट टर्म इज एज इट इज, माइनस टी साइन थीटा। कैसे माइनस टी साइन थीटा? कैसे? देखिए, क्योंकि यहाँ पहला जो टर्म है वो है टी साइन थीटा, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो है माइनस टी साइन थीटा कोस डी थीटा, और कोस डी थीटा की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर करी है? 1 कंसीडर की है। और 1 क्यों कंसीडर की है? क्योंकि डी थीटा की वैल्यू हमने बहुत छोटी यहाँ कंसीडर की है। तो ये जो टर्म है टी साइन थीटा पहला एज इट इज, सेकंड जो टर्म है ये भी माइनस टी साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला टर्म हो जाएगा टी कोस थीटा, एंड साइन डी थीटा की जगह आ जाएगा केवल डी थीटा। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग है, वो कितना होगा? दैट इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा प्लस टी कोस थीटा, और साइन डी थीटा की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ डी थीटा। तो टी साइन थीटा से माइनस टी साइन थीटा कैंसिल हो गया, और हमारे पास रिजल्ट आया टी कोस थीटा डी थीटा। दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स acting on the string, acting on a stressed string, you can say it. अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली मॉडिफाइड करके लिख रहे हैं। कैसे मॉडिफाइड करके लिख रहे हैं? ये मेरे पास टर्म है टी कोस थीटा डी थीटा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ टी डी ऑफ साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, दैट गिव्स मी कोस थीटा एज वेल एज डी थीटा। ओके, सो दिस इज द मैथमेटिकल ट्रिक, interesting trick. Okay, so write t cos theta d theta as t of d sin theta, that is differentiation of sin theta, that gives you cos theta as well as d theta. Okay,
एज थीटा इज स्मॉल, हमें कंसिडरेशन पहले से ही किए हुए हैं, देन साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि जब स्मॉल होते हैं एंगल तो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती हैं। सो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन थीटा के से किस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग, व्हेन थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल। ओके, और टेन थीटा मुझे क्या बताता है, dy बाई डी एक्स, स्लोप की जानकारी देती है। कोई भी दो एक्सिस हैं y और एक्स एक्सिस के बीच में अगर कोई ग्राफ प्लॉट करें तो उसका स्लोप कैसा होगा वो मुझे आंसर देता है ये टेन थीटा। ओके, वेयर dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द कर्व। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, F हमने कुछ इस तरह से कंसीडर किया है, F इक्वल टू टी डी ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा को मैंने कंसीडर किया है टेन थीटा, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स। ये बात समझ में आई होगी आई होप, कि टेन थीटा को मैंने dy बाई डी एक्स कैसे लिख दिया, क्योंकि टेन, आप याद कीजिए वो इक्वेशन, वो जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू एम एक्स, ये इक्वेशन याद होगा, y इक्वल टू एम एक्स। तो m क्या था वहां, m क्या होता था उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, m इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा मुझे क्या देता था वहां, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व। उसी लॉजिक का मैंने यहां यूज किया है। याद कीजिए वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स, और m क्या होता था वहां, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता था, स्लोप ऑफ दैट कर्व, स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। सो उस लॉजिक को मैंने यहां यूज किया है, उस लॉजिक को यहां यूज किया, तो dy बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, sin theta equals to tan theta and equals to dy by dx, so and then put the value of sin theta here, t d of sin theta, that is t d of dy by dx. So this, the resultant force acting on the string or a stressed string is t d of dy by dx. Okay, अब मैं फिर से इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड, मैथमेटिकली मॉडिफाइड कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं t एज इट इज, ये जो d है इसको मैं लिख रहा हूं d बाई डी एक्स, यानी कि dx से मल्टीप्लाई, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, तो ये बन गया d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, और dx आ गया मल्टीप्लाई में, और ये किसके है, dy बाई डी एक्स। सो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और dx यहाँ मल्टीप्लाई में है ही। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विच गिव्स मी द रिजल्टेंट फोर्स विच एक्टिंग ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट रो बी द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रो को मैंने कंसिडर कर दिया, मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में, स्ट्रिंग की एक यूनिट लेंथ में कितना मास है, दैट इज गिवन बाय रो, दैट इज गिवन बाय रो। सो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मैंने कंसिडर कर लिया रो। देन व्हाट इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट पी क्यू, जिसकी मैंने लेंथ को कंसिडर किया है dx, ये जो एलिमेंट था मेरे पास, ये वाला एलिमेंट पी क्यू, इसकी ये जो लेंथ है इसको मैंने कंसिडर किया है डी क्यू, सॉरी dx। तो जब यूनिट लेंथ में मास रो है तो पी क्यू लेंथ जो dx के बराबर है उसमें कितना मास होगा, रो इंटू डी एक्स, रो इंटू डी एक्स। ओके, द एक्सिलरेशन ऑफ द एलिमेंट, दिस एलिमेंट पी क्यू in the direction of y axis is d2y by dt square. ओके, d2y by d, ये एक्सिलरेशन का फॉर्मूला होता है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो ये मुझे देगा एक्सिलरेशन। सो दैट दिस क्वांटिटी गिव्स मी द एक्सिलरेशन ऑफ द एलिमेंट अलोंग द y axis. Okay, this. So if we neglect the effect of gravity, then force on the element, इस एलिमेंट पे, इस लेंथ के एलिमेंट पे, इस लेंथ के एलिमेंट पे, इस dx लेंथ पे एलिमेंट पे कितना फोर्स होगा, तो मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
इस एलिमेंट का मास हमने कितना कंसीडर किया है, कितना कैलकुलेट किया है, रो इंटू डी एक्स, और कितना एक्सीलरेशन है इसका, d2y बाई डी टी स्क्वायर। तो कितना फोर्स वर्क करेगा इस एलिमेंट पे, मास इंटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो रो डी एक्स इज मास and this is the acceleration d2y by dt square. This is the force on the element and this is also the force on the element. Equation number first and equation number 2 gives the force on the element. Then comparing equation number first and equation number second, compare it. Then left hand side are equal, then compare the right hand side. So right hand side of the equation number first is d2y by dx square into dx, and the right hand side of the equation number 2 is rho dx d2y by dt square. Then equate them. So t d2y by dx square into dx is equals to rho dx d2y by dt square. Dx is cancelled with dx, d2y by dt square. Here rho is into the denominator of t by rho d2y by dx square. This term onto the left hand side, this term onto the right hand side. So d2y by dt square, say this term is equals to v square. This term is equals to v square and d2y by dx square. What is this? What is this? This is my wave equation. This is my wave equation. One dimensional wave equation where v is equals to root t by rho, where t is the tension in the string and rho is the mass per unit length of the string, gives me a constant factor which is known as the velocity of the transverse wave on the string. This gives me the velocity of the transverse wave on the string. So this is my wave equation. Let us see here. This we studied it in our previous lecture. This is my wave equation. Okay, and now I want to solve this differential equation. I want to solve this differential equation. This is my wave equation, one dimensional wave equation, and now I want to solve it. Then let us start to solve it. This is the solution of the wave equation. This is about solution of the wave equation. This is my wave equation. d2y by dt square is equals to v square d2y by dx square. This is my one dimensional wave equation. I want to solve it. So let us proceed for solving it. Okay. So it is clear from the form of the wave equation that the solution of the wave equation must be linear function of the variable x and t. Why x and t? Because look at here at the wave equation. Y and t, y and x. Only the variables are x and t. X and t. That's why the solution of this wave equation will also consider the variables x and t. Okay, so it is clear from the form of the wave equation that the solution of this wave equation must be the linear function of x and t. A function of this form is this: y equals to f1 vt minus x. Look at this function, vt minus x. Okay, function of t and x, और y इक्वल्स टू f2 vt प्लस x. इनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन इसका हो सकता है। जर्नल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम जर्नल सॉल्यूशन इस वेव का कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू f1 vt माइनस x प्लस f2 vt प्लस x, विच इज द लीनियर फंक्शन. Okay, the solution must be linear, and this is a linear function of x and t. Okay,
this may be the solution, this may be the solution, but if we want to write the general solution, then we can add these two solutions, and the general solution of the wave equation can be written in this form: y is equals to f1 vt minus x plus f2 vt plus x. This. Okay. To show that y is equals to f1 vt minus x is the solution of this wave equation, let us do this dy by dt. इसको हम शो करना चाह रहे हैं. अगर ये हम प्रूफ करने में कामयाब रहे कि ये उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो अभी हमने ड्राइव की है, जो हम कल के लेक्चर में भी ड्राइव कर चुके हैं, तो फिर हम ये आराम से कह सकते हैं कि ये भी एक सॉल्यूशन होगा और ये उस वेव का एक जनरल सॉल्यूशन होगा. तो लेट अस डू दिस. अगर मान लीजिए ये y इक्वल्स टू f1 vt माइनस एक्स, दिस y इक्वल्स टू f1 vt माइनस एक्स, ये अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी इसे करना चाहिए. तो सेटिस्फाई करना चाहिए तो हमें इस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा और वापस उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म आएगी वो हमें बताएगी कि ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं. सो लेट अस डू दिस. सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू t. वी हैव v f dash vt minus x, v f dash vt minus x. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t. सो विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो vt माइनस एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आएगा मेरे पास v. अब इसका dy बाई dt हमारे पास आ गया. फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू t तो मुझे देगा d2y बाई dt स्क्वायर, द लेफ्ट हैंड साइड. फिर से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो v फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास v स्क्वायर एंड द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. This is my equation number first. Now differentiate this equation, this solution with respect to x. With respect to x. Then x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अब की बार मेरे पास यहाँ से -1 आएगा. चूंकि d बाई डी एक्स को माइनस एक्स करेंगे तो ये मुझे देगा -1 और उस -1 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ. तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे इस फंक्शन का तो आएगा माइनस f डैश vt माइनस एक्स. फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से माइनस देगा, इस माइनस की वजह से यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव. Then d2y by dx square, again differentiation of this function gives me d2y by dx square, the left hand side of this, and the right hand side will become f double dash vt minus x. This is my equation number 2. This is my equation number 2. And now compare the equation number first and second. What you have? That is f double dash vt minus x has value d2y by dx square, and this function is here. F double dash vt minus x. F double dash vt minus x. So put the value of f double dash vt minus x in from equation number 2 into equation number 1. We have d2y by dt square, v square is as it is, and the value of f double dash vt minus x is d2y by dx square from equation number 2. Put here. Put here. So we have d2y by dt square equals to v square d2y by dx square. This is my equation. This is my differential equation. So this function or any function of this type is definitely a solution of this differential equation. Similarly हम इसके बारे में भी ये बात कर सकते हैं कि ये भी इस differential equation का एक solution होगा. ओके तो जनरल सॉल्यूशन को हम इस वे में लिख सकते हैं. जनरल सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन का इस वे में लिख सकते हैं. ओके सो इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन which may be represented by a sine or a cosine wave. ओके सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है साइन वेव में, या फिर आप उसे कॉस वेव भी कह सकते हैं. फॉर अ ट्रैवलिंग वेव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर साइन वेव फंक्शन वी हैव एफ इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वी टी माइनस एक्स. और हमें पता है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव कर रही है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए साइन के वी टी माइनस एक्स. दिस इज ऑल्सो
a function of Vt minus x, which is the requirement of this consideration, that the solution of the differential equation must be a linear function of variable x and t. So this is also a linear function of x and t. This is my equation number 3rd. Okay, as we know that k is equals to 2 pi by lambda, ये हमें पता है रिलेशन कि जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन है वो होता है k is equals to 2 pi by lambda. Then put the value of k here. So put the value of k here, y equals to a sine 2 pi by lambda Vt minus x. This equation, this a as it is, sine as it is. Put the value of k is equals to 2 pi by lambda. Then put here k equals to 2 pi by lambda and Vt minus x is same. Okay, then multiply this factor into the bracket. Okay, so multiply by 2 pi by lambda into the bracket, we have a sine 2 pi Vt by lambda, 2 pi Vt by lambda and 2 pi x by lambda. Okay, and what I can write v by lambda. Okay, look at here, v equals to होता है n lambda, तो v की यहाँ जो वैल्यू रखी है n lambda, तो lambda से lambda कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n. सो ये मेरे पास फंक्शन बचेगा a sin 2 pi n t, और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा 2 pi by lambda को अभी हम कंसिडर करके आए हैं क्या k. तो ये वाला मेरे पास फंक्शन बचेगा kx, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2 pi v by lambda की वैल्यू हो गई n t इंटू kx, और 2 pi n क्या होता है ओमेगा, 2 pi n क्या होता है ओमेगा. तो ये वाला जो इक्वेशन था मेरे पास वो बन गया a sin ओमेगा t माइनस kx. और ऐसा कुछ जो सॉल्यूशन है या ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये हम कल भी कर चुके हैं. कल वाली जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हमने सेटअप की थी, एक्सप्रेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वो भी हम ये मॉडिफिकेशन वहां भी कर चुके हैं. ये तो सेम मॉडिफिकेशन है. और मैं आपको बता दूं फ्रीक्वेंटली मैं या तो ये यूज करता हूं या तो ये वाला सॉल्यूशन यूज करता हूं. सॉल्यूशन डिफरेंट है पर बात एक ही है कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होगी वो साइन या सिंपल हार्मोनिक मोशन में साइन या कोसाइन वेव के फॉर्म में चलेगी. तो अगर वो साइन वेव की फॉर्म में चलती है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वेव इक्वेशन वो कुछ इस तरह का होगा, या कुछ इस तरह का होगा, या कुछ इस तरह का होगा, या कुछ इस तरह का. ओके, और अगर मेरे पास कोसाइन वेव है, तब अगर मेरे पास कोसाइन वेव है, कोसाइन फंक्शन है, तो मैं इस फंक्शन को लिखूंगा y इक्वल्स टू a cos 2 pi by lambda Vt माइनस x. 2 pi by lambda को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई की तो ये वाला फंक्शन मिल गया मुझे. v by lambda को मैंने n लिखा और 2 pi by lambda को मैंने एज इट इज रखा. सो 2 pi n को मैंने ओमेगा लिख दिया और फिर से 2 pi by lambda को मैंने kx लिख दिया. तो ये वाला फॉर्म, चाहे ये वाला फॉर्म, चाहे ये वाला फॉर्म, चाहे ये वाला फॉर्म, सब के सब मुझे एक उस वो जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी एक सॉल्यूशन हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखने को कह रहे हैं जिसमें साइन फंक्शन भी हो और कोसाइन फंक्शन भी हो, दोनों हो, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है y इक्वल्स टू a e टू द पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kx, ये भी उस इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन हो सकता है. कैसे? क्योंकि ये सॉल्यूशन साइन और कोसाइन दोनों फंक्शन को दिखाता है. y इक्वल्स टू a sin 2 pi by lambda Vt माइनस x, a साइन इक्वल्स टू a cos 2 pi by lambda Vt माइनस x, और इसको मैं लिख सकता हूँ a e टू द पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kx. रिप्रेजेंट ए वेव मूविंग टू द पॉजिटिव x डायरेक्शन. और अगर निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हो वेव तो ये जो साइन है माइनस 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 ये सब हो जाते हैं प्लस प्लस, एंड हियर इज also plus. Okay, represents a wave moving to the left. So these are all this solution, this solution, this solution, this is also a solution, and this is also a equally valid solution of the differential equation, as it contains the both sine and cosine. The real part of this equation is the cos function, and the imaginary part of this function
is the sine function. So this is also a equally valid solution of my differential equation. ओके तो जो सेटअप हमने आज डिफरेंशियल इक्वेशन की उसका सॉल्यूशन भी हमने आज प्रोवाइड करा दिया. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ माय डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके so that's all for now and meet you into the next one. Thank you.